हेलो स्टूडेंट, हम 1 से 10 गुणधर्म पढ़ चुके हैं सारणिकों के। यहाँ पर हम कुछ आंकिक उदाहरण देकर और गुणधर्म 6 तक पढ़ चुके हैं और एक सारणिक और दी है। मैंने वही सारणिक डेल्टा का मान लिया गया है और गुणधर्म हम 7 सत्यापित करेंगे। गुणधर्म 7 क्या है कि किसी पंक्ति के अवयवों को अन्य पंक्ति के संगत सरखंडों से गुणनफल करके योग करें तो उसका मान 0 होता है। फिर से कि पंक्ति लें हम, कोई भी पंक्ति, उसके अवयव, पंक्ति के अवयवों को अन्य पंक्ति के सरखंडों से गुणनफलों का योग सदैव 0 होता है। जैसे हम ले रहे हैं, ये सारणिक लिए हमने, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझे इस गुणधर्म को। ये सारणिक ली है, इस सारणिक का मान हम पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं और कितना आता है, 3 आता है, 3 मान आता है। अब देखिए हम यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अवयव A11 पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, ठीक है। A12 -2, A13 -1 पहली पंक्ति के अवयव लिए हैं। A11, A12, A13 पहली पंक्ति के अवयव कहलाते हैं। और दूसरी पंक्ति के सरखंड ले रहे हैं हम, दूसरी पंक्ति, इस पंक्ति के सरखंड ले रहे हैं हम। इस पंक्ति का सरखंड, इस पंक्ति का पहला सरखंड होगा F21, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव का सरखंड कहलाता है। यानी कि ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दें आप, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दें तो ये आएगा -2, -1, 3 और 4, -2, -1, 3 और 4। और देखिए 2 और 1 का योग कितना होता है, 3। विषम संख्या है इसलिए इसका सरखंड जो आएगा नेगेटिव उपसारणिक। ये A21 कैपिटल A21 उपसारणिक है। उपसारणिक का नेगेटिव मान होगा सरखंड, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 का योग 3 होता है। 3 विषम संख्या इसलिए नेगेटिव, ठीक है। तो इसका सरखंड नेगेटिव चुन लेंगे हम, ठीक है। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ें तो उपसारणिक बनेगा, उपसारणिक का नेगेटिव मान ये हो जाएगा इसका सरखंड। तो देखो कितना आएगा, -8 और इन दोनों का गुणा माइनस हो जाएगा +3, -2 का 4 से गुणा -8। पश्च विकर्ण का जब गुणा करते हैं तो विपरीत चिन्ह, क्योंकि माइनस बीच में लगाते हैं तो माइनस इंटू माइनस के 3 यानी कि +3, बाहर क्या है माइनस, तो -8 + 3 कितना हो गया, -5, -5 इंटू माइनस कितना हो जाएगा +5। तो पहले अवयव का सरखंड हुआ +5। अब इसका F22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का सरखंड, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें आप, ये दूसरी पंक्ति छोड़े और दूसरा स्तंभ छोड़ दें तो यह आएगा 3 -1 और 1 और 4, ठीक है। और 2 और 2 कितना होता है, 4, इसलिए सम संख्या है इसलिए इसका उपसारणिक है A22 इसका 0 का उपसारणिक का धनात्मक मान है। 2 + 2 4, सम संख्या है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। और ये हो जाएगा इन 3 और 4 का गुणा 12, मध्य में लगाएंगे चिन्ह माइनस, और इन दोनों का गुणा -1, तो -1 को माइनस से जब गुणा करेंगे +1, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो F22 का मान हुआ 13। अब F23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का सरखंड, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़े आप, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, 2, 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दूंगा, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, ये हुआ 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3। लेकिन ये उपसारणिक है किसका, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक है, और इसका नेगेटिव मान जो होगा वो इसका सरखंड होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 कितने होते हैं, 5, विषम संख्या है इसलिए माइनस से गुणा करेंगे।
सम संख्या 2 2 4 सम संख्या प्लस लिया है, 2 1 3 का योग माइनस प्लस विषम संख्या इसलिए माइनस लिया गया है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5 विषम संख्या इसलिए माइनस। और देखिए इसका गुणा 3 3 9 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 9 2 11 और ये आ जाएगा माइनस बाहर है तो माइनस के 11 आ जाएगा। तो इसका मान हुआ -11। तो देखिए हमने पहली पंक्ति के अवयव लिए हैं 3 -2 -1, लेकिन दूसरी पंक्ति के क्या लिए हमने सखंड, सेकंड पंक्ति के सखंड F21 F22 F23 किसी पंक्ति के अन्य पंक्ति के सखंडों से गुणनफलों का योग, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करके योग करोगे शून्य आएगा। देखिए हम ले रहे हैं A11 F21 A11 F21 पहली पंक्ति का अवयव, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का सखंड, ठीक है, ये पहली पंक्ति का अवयव और ये दूसरी पंक्ति का सखंड, पहली पंक्ति का अवयव दूसरी पंक्ति का सखंड। संगत का मतलब है इसका प्रथम अवयव, इसका प्रथम अवयव, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ठीक है। तो देखिए A11 F21 A11 F21 A12 F21 F22 A12 F22 ये A12 F22 A13 F23 A13 F23 इनका योग शून्य आएगा। देखिए गणना करते हैं A11 F21 ये हुआ 3 गुणा 5 3 गुणा 5 प्लस A12 और F22 इनका गुणा -2 और गुणा 13 -2 गुणा 13 -2 गुणा 13 और ये -1 गुणा -1 11 -1 गुणा -11। तो 3 का 5 से गुणा 15 माइनस इंटू प्लस माइनस 13 दूनी 26 और ये माइनस गुणा माइनस प्लस 11 एकम 11 ये 15 और 11 26 प्लस के और ये माइनस के 26 बराबर 0। तो ये सिद्ध हुआ कि किसी पंक्ति के अवयवों का अन्य पंक्ति के सखंडों से गुणनफलों का योग क्या होता है, शून्य होता है। आठवां गुणधर्म मैंने आपको बताया था कि किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो सारणी का मान शून्य होता है, और इसी प्रकार से किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि तीसरी पंक्ति के सारे अवयव क्या हैं, शून्य है, इसलिए सारणी का मान शून्य होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में शून्य की संख्या ज्यादा हो उससे प्रसार करें तो शीघ्रता से मान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर देखो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से विस्तार कर सकते हैं, तो तीसरी पंक्ति से विस्तार करेंगे तो मान शून्य आएगा, क्योंकि देखो 0 गुणा इसका सखंड 0 0 गुणा इसका सखंड 0 0 गुणा इसका सखंड 0, तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आ गया तीसरी पंक्ति से विस्तार करने पर। अब नौवां गुणधर्म बताया था मैंने कि ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक हो या निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो, या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह या निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिकों का मान उनके विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है निम्न त्रिभुजाकार सारणिक लिया है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ऊपर के सारे अवयव विकर्ण के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार निम्न त्रिभुजाकार सारणिक कहलाता है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह का सारणिक कहलाता है। अब देखिए इसका मान जो होगा वो इनके गुणनफल, ये मुख्य विकर्ण में जो अवयव है उनके गुणनफल के तुल्य होगा। 3 4 और -2 का गुणा 4 3 12 12 दूनी 24 माइनस के 24 आएगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रथम पंक्ति लेकर विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शून्य कितने हैं 2, और तीसरा स्तंभ लेकर भी विस्तार कर सकते हो। तो हम प्रथम पंक्ति से विस्तार करते हैं 3 गुणा इससे स्तंभ को छोड़े, इस पंक्ति को छोड़े 4 0 -8 -2 3 गुणा 4 0 और -8 -2, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा माइनस के 8, 4 का -2 से गुणा -8 का 0 से गुणा 0, तो -8 -0 -8 का 3 से गुणा -24 0 गुणा इसका सेकंड 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 गुणा इसका सेकंड 0 होता है, इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 गुणा
इसका सकल। ये सारणी का मान देखो -24 आ रहा है। और मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल करो, 3 का 4 से गुणा 12, 12 का -2 से गुणा -24। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। और अंतिम गुणधर्म हमने पढ़ा था 10वां कि यदि सारणिक में x का कोई बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 होता है तो x - a उसका गुणनखंड होता है। और ये हमने इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं। तो ये तो हुए आपके गुणधर्म, ठीक है। इसमें गुणधर्मों में जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, वो है छठा गुणधर्म। छठा गुणधर्म जिससे हम बहुत सी समस्याएं हल करेंगे, बहुत से एग्जाम्पल हल करेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए छठे गुणधर्म की। उसके लिए यहाँ पर विशेष नोट जो है वो हम आपको बताते हैं कि किसी सारणी में देखिए एक कहाँ पर है, ठीक है। वैसे तो सभी अवयव से हम किसी भी अवयव को 0 बना सकते हैं, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक जहाँ पर है उस एक की सहायता से हम अन्य अवयवों को 0 बनाया जा सकता है, अन्य अवयवों को 0 बना सकते हैं। जैसे ये एक की सहायता से अगर 3 और 4 को 0 बना दें तो इस सारणी का मान, ये 2 0 हो जाएंगे और सारणी का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा, ठीक है। या इस एक की सहायता से ये -2 और 3 को 0 बना दें हम, तो इस सारणी का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो देखिए किस अवयव से कौन से अवयव को 0 बनाया जाता है। वे पहले देखो पंक्ति में है या स्तंभ में है, ठीक है। जैसे हम इस 1 की सहायता से इस 3 को 0 बना रहे हैं। ये दोनों अवयव किस में है, स्तंभ में है। स्तंभ में है इसलिए संक्रिया लगेगी पंक्तियों में। ये अगर अवयव स्तंभ में है, किसकी सहायता से किस अवयव को 0 बना रहे हैं, वे दोनों अवयव अगर स्तंभ में है तो संक्रिया लगेगी पंक्तियों की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने नोट लिखा है कि किस अवयव की सहायता से किस अवयव को 0 बनाना है, किस अवयव की सहायता से किस अवयव को 0 बनाना है। जैसे 1 की सहायता से 3 को 0 बनाना है। तो ये दोनों अवयव यदि पंक्ति में है तो संक्रिया स्तंभों की लगेगी, और यदि ये अवयव किसी स्तंभ में है तो संक्रिया पंक्तियों में लगेगी। यदि ये अवयव किसी स्तंभ में है तो देखो ये दोनों अवयव स्तंभ में है तो संक्रिया किस में लगेगी, पंक्तियों में। तो देखो यहाँ पर संक्रिया ये जो लगाई गई है संक्रिया ये पंक्तियों में लगाई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कि किस अवयव को हम किस अवयव की सहायता से परिवर्तित कर रहे हैं। वे अगर स्तंभ में है संक्रिया पंक्तियों में लगेगी, और अगर वे पंक्तियों में है तो संक्रिया स्तंभों में लगेगी। अब 3 को हमें 0 बनाना है एक की सहायता से, ये दोनों स्तंभ में है अर्थात संक्रिया लगेगी पंक्तियों में। तो अब देखें ये कौन सी पंक्ति में है, ये दूसरी पंक्ति में है। इसको 0 बना रहे हैं। जब इसको 0 बना रहे हैं तो ये पंक्ति पूरी चेंज होगी, क्योंकि ये अवयव चेंज होगा तो ये सारे अवयव, ये पंक्ति के अवयव सभी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो 3 को 0 बनाएंगे तो 4 भी परिवर्तित हो जाएगा। ये 3 जब 0 में परिवर्तित हो रहा है तो 4 भी परिवर्तित हो जाएगा और 2 भी परिवर्तित हो जाएगा। तो R2 चेंज होगी। R2 देखो ये R2 किस में परिवर्तित हो रही है, इसमें परिवर्तित कर रहे हैं हम कि इसको मैं -3 से गुणा करूँ। -3 से गुणा करेंगे तो -3 और इसमें जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस R1 को -3 से गुणा करके R2 में जोड़ने पर ये 0 हो जाएगा। समझ में आया। ये 3 को इसकी सहायता से 0 बनाना है तो 3 और -3 0 होते हैं, इसलिए इसको -3 से गुणा करना पड़ेगा। R1 को, ये R1 में है तो R1 को -3 से गुणा करेंगे और इसमें R2 में जोड़ देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो देखिए पहली संक्रिया लगा रहे हैं हम, R2 चेंज कर रहे हैं। कौन सी संक्रिया, R2 चेंज कर रहे हैं और इसको 0 बनाना है तो ये पंक्ति चेंज होगी।
तो एक R3 चेंज होगी और एक R2 चेंज होगी, R1 चेंज नहीं होगी क्योंकि इसको हम शून्य नहीं बना रहे हैं, इसको परिवर्तित हम नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे लिख दो 1 -2 और 3, केवल R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम इस 3 को शून्य बनाना चाहते हैं। ये दूसरी पंक्ति में है तो दूसरी पंक्ति चेंज होगी, 4 को शून्य बना रहे हैं तो 4, ये तीसरी पंक्ति में है, ये तीसरी पंक्ति चेंज हो जाएगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप करोगे, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो देखिए पहली संक्रिया पर चलते हैं फिर से कि R2 में क्या करना है, इसको -3 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो इसको -3 से गुणा करो, इस R1 को -3 से गुणा करना है, इसको -3 से गुणा करके इसमें जोड़ दे। तो देखो ये पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे लिख दो 1 -2 3, 1 -2 3, इसको -3 से गुणा किया, -3 + 3 क्या हुआ 0 लिख दो, ठीक है। इसको -3 से गुणा करेंगे, प्लस के 6 और 4 कितने हो गए 10, ये 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरी पंक्ति चेंज हो रही है, 4 के स्थान पे 10 आ गया क्योंकि -3 से गुणा करेंगे, इसको माइनस गुणा माइनस प्लस 6 और 4 10, इसको -3 से गुणा करो, -9 और प्लस के 2 -9, इसको -3 से गुणा किया, -9, इसमें जोड़ रहे हैं हम प्लस के 2, तो -9 + 2 कितना हो गए -7। तो ये दूसरी पंक्ति चेंज हो गई, समझ में आ गया। इसको -3 से गुणा करके और इसमें जोड़ रहे हैं हम, इन अवयव में जोड़ रहे हैं, इन सब को -3 से गुणा करके नीचे वाले अवयव में जोड़ रहे हैं। तो -3 और प्लस के 3 0, तो लिख दिया हमने 0। इसको -3 से गुणा किया, प्लस के 6 4 कितने हो गए 10, तो 10 लिखा। इसको -3 से गुणा करेंगे, -9 और प्लस 2 माइनस के साथ, तो ये -7, ठीक है। ये हुई आपकी दूसरी पंक्ति चेंज हो गई। अब नंबर है आपके तीसरी पंक्ति, ठीक है। तो तीसरी पंक्ति यानी कि इस 4 को शून्य बनाना है। इस 4 को शून्य कैसे बनाएंगे, इसको -4 से गुणा करेंगे हम, तो -4 से गुणा करेंगे सभी अवयवों को और इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, इनमें जोड़ करेंगे। तो -4 + 4 कितना हुआ 0, ये 0 लिख दिया हमने तीसरी पंक्ति में। अब तो तीसरी पंक्ति चेंज हो रही है कि इसको 0 बनाएंगे इसकी सहायता से, किससे -4 से। तो R1 को -4 से गुणा किया, R1 को -4 से गुणा करके R3 में जोड़ रहे हैं और ये R3 के स्थान पर कर रहे हैं कार्य। R3 ये परिवर्तित हो गई इसमें, R3 -4 R1 में, तो इसको -4 से गुणा किया, 4 जोड़ा 0 हो गया। अब इसको -4 से गुणा करेंगे, प्लस के 8 और 1 9, -4 को -2 से गुणा करेंगे, 8 1 9, ये 9 लिख दिया। -4 को 3 से गुणा करेंगे और इसमें 5 में जोड़ेंगे हम, तो -4 को 3 से गुणा किया, -12 प्लस के 5, -12 + 5 -7। तो ये आपका तीसरी पंक्ति चेंज हो गई, ठीक है। तो किसको हमने शून्य बनाया 1 की सहायता से, एक तो इस 3 को और एक इस 4 को शून्य बना दिया हमने, ठीक है। तो देखिए 2 शून्य हो गए, अब सारणी का मान निकालना आसान हो गया। अब प्रथम स्तंभ से विस्तार कर लेंगे, प्रथम स्तंभ से विस्तार। प्रथम स्तंभ से विस्तार 1 इंटू इसका स्तंभ छोड़ दे, इसकी पंक्ति छोड़ दे, तो 1 गुणा ये पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, ये आ गई आपके 10 - 7 10 - 7 9 - 7 9 - 7, 0 गुणा इसका सेकंड 0, 0 गुणा इसका सेकंड 0। अब इन दोनों का गुणा -70 और माइनस इन दोनों का गुणा -63, तो माइनस इंटू माइनस कर देगा। पश्च विकर्ण का जब भी गुणा करें चिन्ह परिवर्तित करके लिखेंगे, -63 आ रहा है +63, क्योंकि मध्य में माइनस लगाते हैं, तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा +63, तो -70 और +63 -7, ये सारणी का माइनस मान आ गया 7, -7 इसका मान है। अब प्रसार करके करोगे या सारचित्र विधि से करोगे तो इसका मान -7 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने किसमें लगाई, पंक्तियों में संक्रिया लगाकर और सरल किया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नोट भी मैंने लिखा है,
दूसरा नोट लिखा है, यदि ऊपर तथा नीचे के अवयवों का कोई गुणज जोड़े या घटा रहे हैं तो पंक्तियों में संक्रिया लगती है। देखो ऊपर और नीचे के अवयव में ही हम जोड़ रहे घटा रहे हैं। ये 3, इसके ऊपर वाला अवयव 1, इसका गुणज -3, 3 के ऊपर कौन है 1, इसका गुणज -3। तो ऊपर नीचे के अवयव में कोई गुणज जोड़ते हैं घटाते हैं, इस प्रकार ऊपर नीचे के अवयव देखिए 4 में इसका गुणज -4 जोड़कर और घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे के अवयव में कोई गुणज जोड़े या घटाएं तो संक्रिया किस में लगेगी, पंक्तियों में। देखो पंक्तियों में संक्रिया लगाई है। अब देखिए इस 1 की सहायता से ये -2 और 3 को भी तो शून्य बना सकते हैं। तो 1 को अगर -2 को अगर 1 की सहायता से शून्य बनाते हैं तो अब ये दोनों किस में है, इस पंक्ति में है। पंक्ति में है तो संक्रिया किस में लगेगी, स्तंभों में, कि किस अवयव की सहायता से किस अवयव को शून्य बनाना है। 1 की सहायता से -2 को शून्य बनाना है। ये दोनों अगर पंक्ति में है, देखो पंक्ति में है दोनों, इसलिए संज्ञा किस में लगेगी, स्तंभों की। तो देखो स्तंभों की संज्ञा लगाकर इन दोनों को शून्य बनाया गया है। किसकी सहायता से, ये 1 की सहायता से इन दोनों को शून्य बनाया है। ये शून्य इस 1 की सहायता से, ये शून्य इस 1 की सहायता से बनाया है। ये किस में है, पंक्ति में है, तो इस संज्ञा किस में लगेगी, स्तंभों में लगेगी। ठीक है, अब देखिए संज्ञा क्या क्या लगेगी, ये भी ध्यान रहे। इसको शून्य बना रहे हैं, -2 को शून्य बना रहे हैं। ये किस में है, C2 में है। ये किस में है, C1 में है। इसकी सहायता से बना रहे हैं, ये C2 में है, ये C1 में है। इसको अगर मैं +2 से गुणा करके -2 में जोड़ दें हम, +2 से C1 को +2 से गुणा करके C2 यानी कि -2 में जोड़ें तो ये शून्य बन जाएगा। तो ये C2 के स्थान पर संक्रिया क्या लगेगी, C2 परिवर्तित हो रहा तो C2 यहाँ लिखेंगे हम। कौन चेंज कर रहे हैं, ये किस अवयव को चेंज कर रहे हैं, इसको। ये कौन से स्तंभ में है, C2 में है, तो C2 चेंज होगा। C2 ये पूरा स्तंभ चेंज होगा। जब ये अवयव चेंज होगा तो ये आगे वाले अवयव भी चेंज हो जाएंगे। तो C2 परिवर्तित होगा किसमें, इसको 2 से गुणा करेंगे, C1 को 2 से गुणा करेंगे, C1 को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये शून्य बन जाएगा। तो C1 को 2 से गुणा करके और C2 में जोड़ेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले ये संख्या लगाई हमने, इसका 2 गुणा, C1 का 2 गुणा, इसका 2 गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो पहले सबसे पहले इसको 2 से गुणा किया 2 और -2 में जोड़ा 0, ये आ गया 0। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 और 4 10, तो ये लिखा हमने 10। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हुआ 9। तो ये C2 परिवर्तित हो गया आपका 0 10 9, तो ये अवयव आ गए। ठीक है, इसको 2 से गुणा किया -2 0, 2 से गुणा किया 6 4 10 और 2 से गुणा किया 8 1 9। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको 3 को चेंज करेंगे। ये कौन से स्तंभ में है, C3 में है। तो C3 परिवर्तित होगा, तो C3 परिवर्तित कर रहे हैं हम, C3 परिवर्तित कर रहे हैं। आप C3 में क्या जोड़े, क्या घटाना है, इसका -3 से अगर गुणा करते हैं, C1 को -3 से गुणा करके इसमें जोड़ें तो 0 बन जाएगा। तो -3 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। तो देखो C1 को -3 से गुणा करके किस में जोड़ रहे हैं, C3 में। तो ये C3 में ये इसका -3 गुणज जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो C3 में इसका 3 गुणज जो -3 गुणज जोड़ रहे हैं। तो -3 से गुणा करो, इसमें जोड़ेंगे 0, -3 + 3 0, ये हुआ 0। तीसरे स्तंभ को चेंज करें हम, इसको -3 से गुणा करेंगे, -9 और ये हुआ +2, तो कितना हो गया, -7। तो -7 आ गए। अब इसको -3 से गुणा करेंगे, इस पूरे स्तंभ को -3 से गुणा करेंगे, -12 और +5, -12 +5 -7। तो तीसरा स्तंभ भी चेंज हो गया, तीसरा स्तंभ भी चेंज हो गया। तो देखिए फिर से किस अवयव की सहायता से किस अवयव को शून्य बनाना है। ये दोनों अवयव यदि पंक्ति में है, इस अवयव को इसकी सहायता से शून्य बना रहे हैं। ये
और इस अवयव को इसकी सहायता से शून्य बना रहे हैं। ये सारे अवयव क्या है, पंक्ति में है, तो इसलिए संक्रिया किस में लगी, स्तंभ में। अब कौन से अवयव को परिवर्तित कर रहे हैं, इसको परिवर्तित कर रहे हैं। ये कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में है, तो C2 परिवर्तित होगा। ये C3 परिवर्तित कर रहे हैं हम किसकी सहायता से, C1 की सहायता से। C1 को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो C1 ऐसे कैसे लिख देंगे हम, 1 3 4। C1 को ऐसे कैसे लिखेंगे, केवल C2 जिसको शून्य बना रहे हैं वो किस स्तंभ में या किस पंक्ति में वही चेंज करेंगे। ये दूसरे स्तंभ में है तो दूसरा स्तंभ चेंज होगा। ये तीसरे, इसको चेंज 0 कर रहे हैं, ये तीसरे स्तंभ में ये शून्य होगा। इसको परिवर्तित नहीं कर रहे हैं हम, इसकी सहायता से कर रहे हैं। जिसकी सहायता से कर रहे हैं वो ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया, और प्रैक्टिस करने पर और समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम और एग्जाम्पल करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़े से नोट्स याद रखेंगे। अब देखें, मैंने लिखा है दाएं व बाएं अवयवों का गुण जोड़े या घटा रहे हैं तो स्तंभों में संख्या लगेगी। दाएं से बाएं, ठीक है, जोड़े घटाया। जैसे इसको +2 से गुणा किया और -2, इसमें जोड़ रहे हैं दाएं से बाएं, ठीक है। बाएं से दाएं हम जोड़ रहे हैं या दाएं से बाएं जोड़े, इस प्रकार जोड़ते हैं तो संक्रिया किस में लगेगी, स्तंभों पर संक्रिया लगेगी, ठीक है। इसमें इसका गुणज इसमें जोड़ रहे हैं, इसका गुणज इसमें जोड़ रहे हैं, इसका गुणज इसमें जोड़ रहे हैं, इसका 2 गुणज इसमें जोड़ रहे हैं, इसका 2 गुणज इसमें जोड़ रहे हैं, और इसका -3 गुणज इसमें जोड़ रहे हैं। तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं अगर हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो संक्रिया लगती है स्तंभों की। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, सारणिकों के गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं और उसके आंकिक एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यदि कोई आपस में 2 पंक्तियां चेंज होती है या 2 स्तंभ चेंज होते हैं, जैसे RI RJ में चेंज हो गया और RJ RI में, यानी आपस में IB पंक्ति और JV पंक्ति को आपस में बदला जा रहा है, इसका अर्थ है संक्रिया RI और टेंडेंस टू RJ और RJ टेंडेंस टू RI का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि IB पंक्ति यानी RI और JV पंक्ति यानी RJ परस्पर बदला गया है या बदला है। इसी प्रकार से CI और टेंडेंस टू CJ, तो ये CI मध्य में तीर का निशान दोनों तरफ हो गया है, ये CI CJ में परिवर्तित हुआ और CJ CI में परिवर्तित हो गया, अर्थात IB और JV स्तंभों को आपस में बदला गया है। इसी तरह ये RI किसमें चेंज हो गई, KRI में चेंज हो गई, यानी RI का अर्थ है IB पंक्ति को K से गुणा किया गया है, IB पंक्ति इंटू K, तो IB पंक्ति के स्थान पर KRI, इसका अर्थ ये है कि IB पंक्ति को K से गुणा किया गया है। इसी प्रकार से CI K गुणा CJ में परिवर्तित हुआ, इसका अर्थ है आइवा स्तंभ को CI K गुणा CI में परिवर्तित हुआ, इसका अर्थ यह है आइवे स्तंभ को K से गुणा किया गया है, आइवे स्तंभ को K से गुणा किया गया है और इसको परिवर्तित किया गया है, आइवे स्तंभ को K से गुणा किया गया है। अब मेन इंपॉर्टेंट गुणधर्म जो 6 से है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार की संख्याएं काफी लगाएंगे हम। तो इसका अर्थ है RI जो है वो परिवर्तित हो रही है, इसमें RI यानी IB पंक्ति जो है वो इसमें चेंज होगी। कैसे होगी चेंज, कि IB पंक्ति में JV पंक्ति का K गुणा जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, IB पंक्ति में योग कर रहे हैं हम किसका, JV पंक्ति का K गुणा। तो इसका अर्थ है IB पंक्ति के प्रत्येक अवयव में JV पंक्ति के संगत अवयवों को, JV पंक्ति के संगत अवयवों को अर्थात IB पंक्ति का पहला अवयव JV पंक्ति का पहला अवयव को K से गुणा करके और पहली पंक्ति के पहले अवयव में जोड़ रहे हैं। तो संगत अवयवों को तो K गुणा जोड़ रहे हैं, फिर से IB पंक्ति में JV पंक्ति के अवयवों को K से गुणा करके और IB पंक्ति के अवयव में जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आइवा स्तंभ को परिवर्तित किया है, कैसे कि आइवे स्तंभ में JV स्तंभ का K गुणा जोड़ रहे हैं, आइवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव में JV स्तंभ के संगत अवयव का मतलब इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव, ठीक है, इसको K से गुणा करके और इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक, तो ये आपके संक्रियाओं का
प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, इनको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब सारणिकों का गुणनफल, सारणिकों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। जैसे आयु में गुणनफल एक ही प्रकार से होता है, प्रथम आयु की पंक्ति लेते हैं और दूसरे आयु का हम स्तंभ लेते हैं। पंक्ति टू स्तंभ, पंक्तियों को स्तंभ से गुणा किया जाता है, जबकि सारणिकों में हम पंक्ति का स्तंभ से गुणा और पंक्तियों का पंक्तियों से गुणा कर सकते हैं। दो प्रकार से गुणा करते हैं, एक तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा और एक पंक्ति का पंक्ति से ही गुणा कर किया जा सकता है। क्योंकि सारणिकों में पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। उस गुणधर्म से हम जो है गुणनफल दो प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रथम प्रकार है पंक्ति का स्तंभ से गुणा, जैसा कि हम आयु के जैसे करते हैं, आयु की तरह जैसे गुणनफल करते हैं सेम वैसे। तो इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ लेंगे हम और इनके संगत आयु का गुणनफल का योग करेंगे, जैसे हम आयु में करते हैं सेम वैसे ही गुणा करना है। तो A1 का अल्फा 1 से गुणा, B1 का अल्फा 2 से गुणा, C1 का अल्फा 3 से गुणा और इनका योग हुआ। तो A1 अल्फा 1, B1 अल्फा 2, C1 अल्फा 3। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये प्रथम आयु हुआ। जैसे आयु का गुणनफल करते हैं सेम वैसे ही। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हुआ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा। तो A1 का बीटा 1 से गुणा, A1 बीटा 1, B1 का बीटा 2 से गुणा, B1 बीटा 2, C1 का बीटा 3 से गुणा, C1 बीटा 3। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये गुणा हुआ। इसी तरह पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A1 गामा 1, B1 गामा 2, C1 गामा 3। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का गुणनफल हो जाएगा इस प्रकार से। इसी तरह अब जैसे आगे का गुणनफल करते हैं वैसे सेम ही है। तो A2 B2 C2 का द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे। तो द्वितीय पंक्ति के अवयव लेंगे, द्वितीय पंक्ति लेकर गुणनफल करेंगे। द्वितीय पंक्ति के अवयव A2 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 C2 अल्फा 3 ये आ जाएगा इनका योग। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A2 बीटा 1 B2 बीटा 2 C2 बीटा 3, A2 बीटा 1 B2 बीटा 2 और C2 बीटा 3 ये दूसरे स्तंभ से गुणा हुआ। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा, A2 गामा 1 B2 गामा 2 और C2 गामा 3 ये आपके तीसरा अवयव हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से प्राप्त होगा। A2 गामा 1 और B2 गामा 2 ये आ गया, C2 गामा 3। अब तीसरी पंक्ति का इसी तरह गुणा, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से A3 अल्फा 1 B3 अल्फा 2 C3 अल्फा 3 ये आ जाएगा पहला अवयव। इसका तीसरी पंक्ति का ये दूसरा स्तंभ से गुणा, दूसरा अवयव जाएगा तीसरी पंक्ति का A3 बीटा 1 B3 बीटा 2 C3 बीटा 3 ये अवयव आ गया। A3 बीटा 1 B3 बीटा 2 और C3 बीटा 3। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा, A3 गामा 1 B3 गामा 2 C3 गामा 3 जैसे हमने आयु में गुणा किया वैसे वैसे ही गुणा। तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने आयु में गुणा समझ लिया तो ये गुणनफल हो चुका आपका। ठीक है, तो देखिए सेकंड गुणा कैसे करेंगे, किस प्रकार करते हैं। पंक्ति का पंक्ति से गुणा, इससे पहले पंक्ति का स्तंभ से गुणा जैसे आयु से गुणा करते हैं, अब हम करेंगे पंक्ति का पंक्ति से गुणा। ये पंक्ति का पंक्ति से गुणा ये आयु में नहीं होता है, जबकि स्तंभों में सारणिकों में गुणनफल होता है। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। पंक्ति टू स्तंभ नहीं ले रहे हैं, अब हम पंक्ति टू पंक्ति ले रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा, A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 C1 गामा 1 ये आ जाएगा आपकी A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 C1 गामा 1। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति के अवयवों से गुणनफलों का योग। ठीक है, अब पहली पंक्ति दूसरी पहली पंक्ति अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 C1 गामा 2। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 ये आ गया B1 बीटा 2 और C1 गामा 2 C1 गामा 2 आ गया। ठीक है, तो पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा। अब पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा,
A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 C1 गामा 3, ये आ गया A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 और C1 गामा 3। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति से गुणा, फिर तीसरी पंक्ति से गुणा, पहली पंक्ति से गुणा करें, ये पहली पंक्ति के अवयव हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्तंभ में भी लिख सकते हो, क्योंकि सारणी में पंक्ति में लिखें या स्तंभ को पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करते हैं, सारणी हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो इनको आप स्तंभ में भी लिख सकते हो। तो पहली पंक्ति के जो गुणनफल लिखते हैं वो पहली पंक्ति में ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति से गुणा, फिर तीसरी पंक्ति से गुणा। इस दूसरी पंक्ति का इन तीनों पंक्तियों से गुणा, पंक्ति टू पंक्ति गुणा करें। तो A2 अल्फा 1 पहली पंक्ति से गुणा करें, B2 बीटा 1 C2 गामा 1, A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 ये आ गया, C2 गामा 1 ये आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरी पंक्ति से गुणा करें, A2 अल्फा 2 ये B2 बीटा 2 C2 गामा 2। ठीक है, ये हो गया दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा। दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A2 अल्फा 3 ये रहा, B2 बीटा 3 B2 बीटा 3 ये रहा B2 बीटा 3 और C2 गामा 3 C2 गामा 3। दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा। तो दूसरी पंक्ति का गुणन हुआ पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति से। अब तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहली पंक्ति से, तो A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 C3 गामा 1 ये रहा, A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 ये रहा, C3 गामा 1 ये रहा। ठीक है, इसी तरह A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2 और C3 गामा 2 ये गुणा हो गया। इसी तरह तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा, A3 अल्फा 3 B3 बीटा 3 C3 गामा 3 ये आपके गुणनफल हुआ। ठीक है, हाँ देखिए सारणी का गुणनफल ये आपका अंतिम आर्टिकल है। इसका तीसरा पॉइंट देखें आप। तीसरा पॉइंट, दो असमान क्रम की सारणिकों का गुणनफल। दो असमान क्रम की सारणी अगर होती है उनका गुणनफल भी हम कर सकते हैं, उनका गुणनफल किया जा सकता है असमान क्रम की। जैसे देखो ये 2 क्रम की सारणी है और ये 3 क्रम की सारणी है, इनका गुणनफल हम कर सकते हैं। इस 2 क्रम की सारणी को हम 3 क्रम की सारणी में परिवर्तित करेंगे। कैसे? ये A1 B1 A2 B2। ठीक है, इसको हम गुणा इसको इस प्रकार लिखें 3 × 3 क्रम की। यहाँ से पहली पंक्ति 1 0 0 बना दो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जो है 1 0 0 बना दो। पहली पंक्ति 1 0 0, पहला स्तंभ 1 0 0 और जो आपको सारणी दी गई है वो लिखें 2 क्रम की सारणी यहाँ पर लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं पहली पंक्ति से इससे विस्तार करो क्या आएगा 1 × 1 × ये स्तंभ छोड़े पंक्ति छोड़े क्या आ गई ये उपसारणी 1 × इसका उपसारणी, यानी कि इसके बराबर है। 0 गुणा इसका सघन 0, 0 गुणा इसका सघन 0 होता है। तो किसी भी प्रकार से गुणा स्पर्शा करें इसका मान इसके बराबर होता है। तो ये 2 क्रम की सारणी को इस प्रकार 3 क्रम की सारणी में परिवर्तित करेंगे। अगर इसको 4 क्रम की सारणी में परिवर्तित करना है तो 1 लिखें आप 0 0 0 3 0 और इधर 3 0 इधर लिख दें आप। ठीक है, यहाँ 0 0 0 लिखो, ऊपर 1 लिख दो, ये 0 0 0 लिख दो। ठीक है, जैसे A1 B1 के ऊपर 0 0, इधर साइड में इसके ऊपर 0 0, इसके साइड में 0 0 और यहाँ पर कोने में 1 लगा दो। तो ये आपके 3 क्रम की। अब गुणा वैसे ही करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कर लो या इस पंक्ति टू स्तंभ गुणा कर लो या पंक्ति टू पंक्ति गुणा कर लो। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा, इस प्रकार गुणा कर सकते हैं। तो असमान जो क्रम की सारणिक हो तो भी हम गुणा कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपके गुणधर्म समझ में आ गए, संक्रिया आपकी समझ में आ गई। छठा गुणधर्म जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है। हम एग्जाम्पल फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में।